गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कार्बोकेटायन के बारे में। तो जो कार्बोकेटायंस होते हैं वो वास्तव में होते हैं कार्बन के धनावेशित अणु होते हैं। अब ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे CH3Cl, ये आपका हो गया क्लोरोमेथेन। अब इसका यदि हम रिएक्शन कराते हैं, ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और ये क्या बना लेगा, ये बन जाता है CH3 और Cl, ये दोनों में दो भागों में टूट जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि ये कैसा था, सहसंयोजक बंध था, दोनों के साझे से बना हुआ था, लेकिन जब टूटा तो क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, क्लोरीन के पास। मतलब कौन सा विखंडन हुआ, हेट्रोलिटिक विखंडन हुआ। अब जैसे हेट्रोलिटिक विखंडन होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए तो क्लोरीन के पास आ जाएगा एक ऋण आवेश, मतलब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। और जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर गया, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे आ जाता है धन आवेश। तो इस तरह से ये जो धनावेशित कार्बन का अणु होता है इसी को हम बोलते हैं कार्बोकेटायन। यदि इसी को स्ट्रक्चर के रूप में लिखे तो कैसा हो जाएगा, देख लीजिए। जैसे इसकी संरचना क्या हो जाएगी, ये हो गया कार्बन, इसमें इस तरह से 3 हाइड्रोजन परमाणु और एक जुड़ा हुआ है आपका क्लोरीन परमाणु। अब क्या हो रहा है, ये जो बॉन्ड है टूट के कहाँ चला गया, क्लोरीन के साथ चला गया। तो ये क्या बना लिया, ये बनाएगा कार्बन, इसके पास इस तरह से 3 हाइड्रोजन और बन जाएगा ये आपका Cl में क्या आ गया, एक माइनस चार्ज इस बॉन्ड की वजह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो यहाँ पे आ गया एक धन आवेश। ठीक है, तो कोई भी जो कार्बोकेटायन होता है उसकी संरचना इस तरह की होती है। इसकी जो संरचना है इसी से इसके कई सारे डेफिनेशन आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको अलग से इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस स्ट्रक्चर को देखिए, डेफिनेशन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो यहाँ से कैसे इसकी परिभाषा बनेगी उसको आप देखिए। तो ये एक कार्बनिक अणु है, और ऐसा कार्बनिक अणु जिसमें कार्बन के पास एक धन आवेश होता है उसको हम बोलेंगे क्या, कार्बोकेटायन। ठीक है, एक डेफिनेशन आप ये ले सकते हो। दूसरा आप ये कह सकते हो कि ऐसा कार्बन का परमाणु जिसके पास 3 बॉन्ड और एक धन आवेश हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन। या फिर इसका एक और डेफिनेशन आप क्या ले सकते हो कि ये कैसे है, सिंगल बॉन्ड है, ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर। ठीक है, ये हो जाएंगे बॉन्ड पेयर। तो टोटल कितने बॉन्ड पेयर हैं इसमें, 3 बॉन्ड पेयर है, तो 3 बॉन्ड पेयर और क्या है, एक धनावेश है। ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें 3 बॉन्ड और एक धनावेश होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन। या फिर इसी को हम बोल सकते हैं, ये क्या है, बॉन्ड पेयर है, सिंगल बॉन्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है और क्या है, एक धन आवेश है। तो यहां से भी डेफिनेशन बन जाएगा कि ऐसा कार्बन परमाणु जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन और एक धन आवेश उपस्थित होता है उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, या इसी को हम कार्बोनियम भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको कार्बोनियम भी कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं जो कार्बोकेटायंस होते हैं उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो इसके मुख्य लक्षण इस तरीके के होंगे, और यदि इनके स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो तो सारे कैरेक्टर आपको वहां पे नजर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला कहता है कि ये धनावेशित होता है, इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर होता है। ये 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अत्यधिक क्रियाशील होता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति ये बंधुता ज्यादा रखते हैं, या हम कह सकते हैं जब रिएक्शन होता है तो ये वहां पर अटैक करते हैं जहां पे उनको इलेक्ट्रॉन मिलता है, या जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है उस जगह ये अटैक करेंगे। और साथ ही इसमें जो धनावेशित कार्बन होता है उसमें होता है आपका sp2 संकरण। ठीक है, अब ये सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। देखिए, मान लीजिए ये कार्बोकेटायन की संरचना है, तो कार्बोकेटायन की संरचना है, तो देखिए इसमें ये धनावेशित होता है, ये इस तरह से एक धनावेश उपस्थित होगा। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो आप देख लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, या उसी को हम बोल सकते हैं 3 बॉन्ड पेयर वहां पे उपस्थित होता है। साथ ही
चूंकि देखिए ये धनावेशित होता है, धनावेशित होने की वजह से इसकी संयोजकता हो जाती है भंग, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए क्या करता है, बहुत तेजी से ये रिएक्शन करता है ताकि वो अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर सके। और रिएक्शन करने के लिए कहा जाता है ये, तो ये जाता है ऐसी जगह पे जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही हो गया, वहां पे जाके अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त मात्रा में हो, और वहां जाके अटैक करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा और अपनी संयोजकता को ये कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, जब ये आवेशित अवस्था में होता है तो ये जो कार्बन परमाणु होता है इसमें होता है sp2 संकरण। ठीक है, अब इसकी संरचना को भी हम देख लेते हैं कि कैसे इसमें sp2 संकरण होता है। हम यहां पर इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 प्लस चार्ज इस तरीके से। ठीक है, या फिर आप हाइड्रोजन की जगह एल्किल भी ले सकते हैं, ये R3C प्लस, इस तरह से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सारे के सारे आपके कार्बोकेटायंस ही हैं। अब इसमें से जैसे मान लीजिए सरल वाला हम इसी को ले लें, वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ज़्यादा समझने में भी आसान हो जाएगा। तो इस कार्बन का यदि हम संकरण निकालते हैं तो ये कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका कार्बन, कार्बन का होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए तो 1s2 2s2 2p2, ये होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको यदि हम हुंड के अनुसार लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा S है तो S के लिए एक डिब्बा बनेगा, ये भी S है, इसके लिए भी एक डिब्बा, P है, P के लिए हो जाएंगे इस तरह से 3 डिब्बे। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से भरेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी भर गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से ये भर गया। ये कौन सी अवस्था कहलाती है, सामान्य अवस्था। अब जब ये एक्साइटेड होता है तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करेगा, तब इसकी संरचना हो जाएगी इस तरीके से। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है, ये तो रहेगा ही। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर रहा है, यहाँ पे जंप कर रहा है, तो यहाँ पे बचेगा एक ही इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, जंप करके यहाँ इस तरीके से। अब इसमें कितने हो गए, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। कब, उत्तेजित अवस्था में। जब ये एक्साइटेड होता है, थोड़ी एनर्जी ये प्राप्त करता है, तो क्या होता है, यहाँ से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप कर जाता है उसी के पी कक्षक में। ठीक है, वो जंप कर गया। अब यहाँ पे देखिए ये किसका है, सामान्य कार्बन का है। ठीक है, सामान्य कार्बन की उत्तेजित अवस्था है। अब मान के चलिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं धनावेशित कार्बन। धनावेशित कार्बन में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। ठीक है, ये किसका होगा, धनावेशित कार्बन का हो गया। अब यहाँ पे देखिए अयुग्मित कितने बचे, 3 अयुग्मित बचे। तो अब ये तीनों अयुग्मित मिलकर के क्या बनाएंगे, 3 नए कक्षक बनाएंगे इस तरह से। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, 3 नए कक्षक बनाएंगे। और इन्हीं 3 नए कक्षकों के साथ क्या होगा कि 3 हाइड्रोजन वहां पे जाकर के अटैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये इसके साथ बॉन्ड, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ऐसा। ठीक, यदि हम इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखें तो कैसा होगा, ये हो गया आपका कार्बन। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग करी है, तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ ले लेते, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लिया। और इसमें क्या है, देखिए एक पी कक्षक है जो कैसा है, वेकेंट है या असंकरित है। तो वो असंकरित कहाँ हो जाएगा, इस तरह से ये असंकरित पी कक्षक यहाँ पे उपस्थित होगा। ठीक, अब यदि इसकी हम संरचना देखें तो कैसा हो जा रहा है, ये हो जा रहा है इस तरह से त्रिकोणी। कैसा है, त्रिकोणी है, ट्राइगोनल है। अब यहाँ पे चूंकि ट्राइगोनल है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। और स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल, ये स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको। ये त्रिकोणी समतली संरचना बनाता है। ठीक, तो कार्बोकेटायन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और संकरण कौन सा हुआ, देखो यहाँ पे किसने किसने भाग लिया, एक S कक्षक और 2 P कक्षक। ये तीनों ने मिलकर के 3 नए कक्षक बनाए। तो कौन से कक्षक हो जाएंगे, ये हो जाएगा S और 2 P, मतलब sp2 कक्षक। तो जो कार्बोकेटायन है उसमें कौन सा संकरण हुआ, उसमें हो रहा है आपका sp2 संकरण। चलिए आगे देखते हैं इसके प्रकार और इसकी स्टेबिलिटी। तो इसके जो टाइप्स हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं एक कार्बन चैन। तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया C, 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 यहाँ पर भी एक C ले लिए,
ये हो गया C। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं चैन में उपस्थित जो कार्बन परमाणु होता है उसको हम 4 तरीके से बांटते हैं, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। ठीक, ये आपको याद होगा। अब उसी के आधार पर जो कार्बोकेटायन होता है वो 3 तरीके का होता है। अब ये कैसे होगा देख लीजिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कौन सा कार्बन है। तो ये जो कार्बन है एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या होगा आपका प्राइमरी कार्बन होगा। ये आगे और पीछे 2 और कार्बनों से जुड़ा हुआ है, मतलब ये सेकेंडरी कार्बन होगा। ये कार्बन आगे पीछे नीचे 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो ये टर्सरी कार्बन हो जाएगा। ये आपका एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी हुआ, ये भी एक ही कार्बन है तो ये भी आपका प्राइमरी कार्बन ही होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए कि यदि इस प्राइमरी कार्बन पर यदि धन आवेश उपस्थित होगा तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से समझिए। यदि प्राइमरी कार्बन पर धन आवेश है तो वो कहलाएगा आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। सेम वही है, यदि ये धन आवेश सेकेंडरी पे है तो यह होगा सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और उसी तरह से यदि टर्सरी पर धन आवेश है तो वो हो जाएगा आपका टर्सरी कार्बोकेटायन। चलिए इसी को हम एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे ले लेते हैं Cl। क्लियर। अब मान लीजिए ये जो Cl है इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है। अब यहाँ पे मान लीजिए ये Cl यहाँ से टूट गया, ये Cl यहाँ से टूट गया तो क्या करेगा, बॉन्ड को लेके जाएगा अपने साथ। तो अब इस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। अब देखिए ये कैसा कार्बन है, अब ये कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या होगा आपका प्राइमरी कार्बन, और जब प्राइमरी कार्बन पे धन आवेश हो तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। उसी तरह से जैसे मान लीजिए और ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ ले लेते हैं CH3, यहाँ से जोड़ देते हैं मान लीजिए एक क्लोरीन, यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जब क्लोरीन यहाँ से टूटेगा, ये क्लोरीन यहाँ से टूट गया, जैसे क्लोरीन टूटेगा बॉन्ड अपने साथ लेके चला जाएगा, इस पर आ जाएगा क्या होगा, धन आवेश। अब ये धन आवेश कहाँ पे है, इस कार्बन पर है, और ये कैसा कार्बन है देखिए, तो ये कार्बन पीछे एक कार्बन से जुड़ा, यहाँ एक कार्बन से जुड़ा, यहाँ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये टर्सरी हो गया। अब जब टर्सरी पे धन आवेश उपस्थित है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी कार्बोकेटायन। क्लियर। उसी तरह और आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहाँ पे जोड़ लो एक आप क्लोरीन। ठीक है, ये एग्जांपल है, समझाने के लिए हम ऐसा ले रहे हैं। तो अब यहाँ से मान लीजिए क्लोरीन टूटा तो क्लोरीन ये बॉन्ड को लेके यहाँ से टूट गया, टूटेगा, इस पर आ गया क्या, धन आवेश। अब ये कैसा कार्बन है भाई, तो ये इससे पीछे एक कार्बन जुड़ा है, सामने एक कार्बन जुड़ा है, मतलब ये क्या होगा आपका सेकेंडरी कार्बन होगा, और सेकेंडरी कार्बन पर क्या है, धन आवेश है, मतलब ये क्या होगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ठीक है, सिंपल है कि धन आवेश जिस कार्बन पर उपस्थित है वो किस प्रकार का कार्बन है ये आपको देखना है। यदि वो प्राइमरी कार्बन है तो वो प्राइमरी कार्बोकेटायन बनाएगा, सेकेंडरी है तो सेकेंडरी, और टर्सरी है तो वो क्या कहलाएगा, टर्सरी कार्बोकेटायन। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि ये जो तीनों टाइप्स हैं कार्बोकेटायन के, उसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है। तो यहाँ पर हम तीनों एग्जांपल ले लेते हैं, प्राथमिक कार्बोकेटायन, द्वितीयक कार्बोकेटायन और तृतीयक कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इसमें हमको देखना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, या फिर हम कहें कि सबसे ज्यादा इनमें स्टेबल कौन सा होगा। ठीक, क्योंकि देखिए जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, या हम उसी को उल्टा करके बोले कि जो सबसे कम स्टेबल होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, क्योंकि दोनों अपोजिट होता है। ठीक, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो एग्जाम में कई बार इसी को घुमा घुमा के पूछता है, आप ध्यान रखेंगे। आपने पढ़ा है रिएक्टिविटी को, वहां पे स्टेबिलिटी पूछ देगा, या आपने स्टेबिलिटी पढ़ा है और वहां पे क्या करता है वो रिएक्टिविटी पूछ देता है, केवल कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, और यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इनका जो क्रम होता है वो जस्ट उल्टा होता है। आगे वो क्लियर हो जाएगा आपको, देखते जाइए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों कार्बोकेटायन हमने लिया है। अब इसमें आप देखिए कि इस कार्बोकेटायन में एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। अब ये जो एल्किल समूह है वो क्या करता है, ये डालता है प्लस आई इफेक्ट। क्या डालेगा, प्लस आई इफेक्ट डालेगा। प्लस आई इफेक्ट डालेगा मतलब अपने जो इलेक्ट्रॉन है किसको देगा,
कार्बन की ओर भेजेगा, कार्बन की ओर वो धकेलेगा। जैसे कार्बन की ओर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये जो धन आवेश है इसमें थोड़ी सी कमी हो जाएगी। ठीक है, समझते जाइए। दूसरी तरफ जो द्वितीयक है, द्वितीयक में 2 एल्किल जुड़ा हुआ है तो ये भी प्लस आई इफेक्ट डालेगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट डालेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की ओर भेजेगा, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ये धनावेशित कार्बन की ओर भेजेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए 2-2 एल्किल समूह है, मतलब ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ भेजे जाएंगे। मतलब कि ये जो धन आवेश है इसमें और ज्यादा कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन्स में ऋण आवेश होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ जाएंगे तो इनके धन आवेश में और ज्यादा कमी होगी। वहीं पे आप देखो कि जो टर्शरी होता है, टर्शरी में है 3 एल्किल, ये भी क्या डालेंगे, प्लस आई इफेक्ट डालेंगे। मतलब ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा कार्बन को, ये भी, और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ भेजेगा, धकेलेगा उधर। ठीक है, तो अब ये जो धनावेशित कार्बन है इसको ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो यहां पर जो धन आवेश है उसमें ज्यादा कमी होगी। ठीक है, देखिए तीनों में कम हो रहा है, तीनों में कम हो रहा है। आपको यह ध्यान देना है कि किसमें ज्यादा कम हो रहा है। तो यहां पे 1 एल्किल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स धनावेशित कार्बन को देगा, यहां पे उसके धनावेश में थोड़ी कमी होगी। यहां पे 2-2 एल्किल है, यहां पे धनावेश और ज्यादा कम होगा। यहां पे 3-3 एल्किल है तो यहां पे जो धनावेश होता है वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगा। अब चूंकि यहां पे धनावेश सबसे ज्यादा कम है, यहां थोड़ा ज्यादा है और यहां सबसे ज्यादा है। अब हम ये जानते हैं कि जिस कार्बन परमाणु में या जिस अणु में धन आवेश जितना ज्यादा होगा वो क्या होता है, उतना ही रिएक्टिव होता है, वो उतना ही क्रियाशील होता है। जिसका धन आवेश ज्यादा होगा वो ज्यादा जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा, मतलब उसकी भूख जो है वो ज्यादा होगी। और जिसमें धन आवेश कम होगा मतलब उसकी भूख कम होगी, उसको थोड़ा सा कम भी मिलेगा या लेट में भी मिलेगा तो भी चल जाएगा, यार चलो भूख कम लगी है एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जहां पे धन आवेश ज्यादा है उसको ज्यादा भूख लगी, उसको तो तुरंत चाहिए, इमीडिएट चाहिए और जल्दी से जल्दी चाहिए। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि धन आवेश जितना ज्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे आप देखिए धन आवेश सबसे ज्यादा कहां पे है, प्राइमरी में। प्राइमरी में धन आवेश सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे अधिक रिएक्टिव हो जाएगा कौन, प्राइमरी। और सेकेंडरी में धन आवेश कम है तो ये थोड़ा सा कम रिएक्टिव होगा। और टर्सरी में धन आवेश तीनों के मुकाबले सबसे कम होता है क्योंकि उसमें प्लस आई इन तीनों से ज्यादा होता है, इस वजह से उसके धनावेश में कमी होती है और धनावेश में कमी होने की वजह से उसकी रिएक्टिविटी जो है वो घट जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा इनकी क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता, ये रिएक्टिविटी का क्रम हो जाएगा इनका। लेकिन यदि यहीं पे हम स्टेबिलिटी की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बोला है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, सबसे कम स्टेबल होगा। अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, प्राथमिक। सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राथमिक होता है। अब प्राथमिक सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से क्या होगा, यदि हम स्थायित्व की बात करें, कि स्थायित्व की बात करें तो ये प्राइमरी, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी। तो स्थायित्व में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, प्राइमरी है, मतलब इसका स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सेकेंडरी होगा, और इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, टर्शरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्रम उल्टा हो जाता है। देखिए जब क्रियाशीलता की बात आएगी सबसे ज्यादा क्रियाशील आपका प्राथमिक, उससे कम क्रियाशील द्वितीयक और सबसे कम क्रियाशील हो जाएगा आपका तृतीयक। अब स्थायित्व तो इसका उल्टा होता है, मतलब जो सबसे कम क्रियाशील है वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्थायी हो जाएगा। टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबिलिटी सेकेंडरी की, और सबसे कम स्टेबल होता है आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन। ठीक है, क्रम थोड़ा सा उल्टा होता है और मैंने शुरू में बोला है यहीं पे घुमाता है, यहीं पे प्रश्न को पलटता है और आपको कंफ्यूज करता है और आपको लगता है कि यार मैंने सही बनाया है और आप फंस जाते हो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए, जब क्रियाशीलता बोलेगा तो उसका क्रम इस तरीके से होगा, जब स्टेबिलिटी पूछेगा तो उसका क्रम इस तरीके से होगा। और यहां पे देखिए, यहां पे हमने यहां पे इसकी स्टेबिलिटी या इसकी रिएक्टिविटी निकाली प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा। दूसरा, इसको आप अति संयुग्मन के द्वारा भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वो कैसे होता है देखिए, अब इस पर है केटायन है, मतलब इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये कार्बन क्या कहलाएगा आपका, अल्फा कार्बन।
और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका अल्फा हाइड्रोजन। तो अब यहां पे आप देखो, यहां पे ये अल्फा कार्बन है, इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3। तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये यहां पे आप देख लो, ये हो जाएगा आपका क्रियात्मक समूह। अब इससे ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा कार्बन होगा, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे हो रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप आ जाओ तो ये क्रियात्मक समूह, इससे 3 अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ है और तीनों से 3-3 अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो टोटल यहां पे कितने हो जाएंगे? यहां पे हो जाएगा 9 अल्फा हाइड्रोजन। ये ठीक है। तो प्राइमरी में आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंडरी में आपके 6 अल्फा हाइड्रोजन और टर्शरी में है आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है। और जब हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा था, जब हमने अति संयुग्मन पढ़ा था, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसमें उतने ही ज्यादा अति संयुग्मित संरचनाएं बनेंगी। जो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो है उसकी संख्या डिपेंड करती है इन अल्फा हाइड्रोजन पर, और जिसमें जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा मतलब वो ज्यादा मात्रा में अति संयुग्मित संरचनाएं बनाएगा, और ज्यादा मात्रा में अति संयुग्मित संरचनाएं बनाएगा मतलब उसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, और रेजोनेंस जब ज्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल। जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, और रेजोनेंस किसमें ज्यादा होगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन कहां पे है? टर्शरी में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है, सेकेंडरी में अल्फा हाइड्रोजन कम होता है। यहां पे कम अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से इसमें स्ट्रक्चर कम बनेगा, मतलब रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस कम होगा मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ जो टर्शरी है, टर्शरी में ज्यादा मात्रा में अल्फा हाइड्रोजन है, ज्यादा मात्रा में अल्फा हाइड्रोजन है मतलब ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे, ज्यादा रेजोनेंस हो करेगा, ज्यादा रेजोनेंस हो करेगा मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा भी और अति संयुग्मन के द्वारा भी, दोनों तरीके से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो तरीका आपको बेहतर लगता है उसके हिसाब से आप इसको याद कीजिए। ठीक है। तो ये होता है आपका कार्बोकेटायन। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।